गुड इवनिंग। तीन चीजों की हम बात करेंगे। हम आज यूजीसी की बात करेंगे, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की बात करेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ एनसीईआरटी की बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने बात करी एनसीटीई, एनसीईआरटी और यूजीसी की। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनसीटीई की। एनसीटीई आपका क्या है? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। बेसिकली किसको ये देखता है? टीचर एजुकेशन को देखता है। किसे देखेगा ये? टीचर एजुकेशन को ये देखेगा। मतलब टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, चाहे कॉलेजेस को रिकॉग्निशन प्रोवाइड करना हो, टीचर्स के लिए आपका करिकुलम डिसाइड करना हो, क्वालिफिकेशंस एंट्रेंस एग्जाम की क्या होनी चाहिए, समय समय पर उनका जो आपका इंस्पेक्शन करना होता है टीचिंग कॉलेजेस का, बीएड वाले, ये सबको देखने का काम किसका होगा? एनसीटीई का होगा। इस्टेब्लिशमेंट इसका कब था? देखो इसमें 3-4 चीजें थी, तो ये ध्यान में रखना कि वैसे तो आपका एनसीटीई 1973 में ही स्थापित हो गया था, लेकिन तब ये एनसीईआरटी के विभाग के रूप में काम करता था, ठीक है। 1993 में क्या हुआ? एक पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ था आपका, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट, जिसने इसे, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं स्टैट्यूटरी होगा, ठीक है, स्टैट्यूटरी, सॉरी यहाँ पे स्टैट्यूटरी। अच्छा, दो ध्यान रखेंगे, जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है संवैधानिक। संवैधानिक यानी संविधान में इसके बारे में लिखा हुआ है, तब इसे एक संवैधानिक स्टेटस मिलता है। तो इस केस में क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस होगा। तो अगर इसमें कोई चेंज करना हो, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला हो, अगर इसमें कोई चेंज करना हो, तो आपको संविधान में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, संशोधन करना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है ये स्टैट्यूटरी स्टेटस है, जिसे हम वैधानिक, ठीक है, वैधानिक कहते हैं, संवैधानिक नहीं, वैधानिक। पार्लियामेंट में, लोकसभा में इसके ऊपर कोई एक्ट जो है वो लाया गया था, उसके द्वारा जो है ये बनाया गया है, तो इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला हुआ है। इसलिए इसमें मॉडिफिकेशंस वगैरह इजी हो जाते हैं ना, पार्लियामेंट में ही आप कोई लॉ वगैरह, आप एक्ट वगैरह ले आइए, उससे पास करके आप इसमें कुछ भी चेंजेस वगैरह भी कर सकते हैं। तो एनसीटीई को आपका जो स्टैट्यूटरी स्टेटस है वो 1995 में मिला था। ईयर था 1995, एक्ट था आपका 1993 का, ठीक है। ध्यान रखेंगे 3 साल, अब आप ध्यान में रखिए। 1973 में सबसे पहली बार स्टैब्लिश हुआ, लेकिन तब ये एनसीईआरटी के विभाग के रूप में काम करता था। 1993 में जो एक्ट आपका हुआ था, पार्लियामेंट ने पास किया था, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट, और इसके द्वारा इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया था, ठीक है, 1995 में। तो भारत सरकार ने यहाँ पर शिक्षक शिक्षा के मार्गदर्शन के लिए यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना की थी। इसके हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसके अलावा इसकी 4 रीजनल कमिटीज हैं। तो हर रीजन में कहां पर, नॉर्थ में कौन सी है, साउथ में कौन सी है, आपको याद होना चाहिए। नॉर्थ में जयपुर में है, साउथ में बेंगलोर में है, ईस्ट में भुवनेश्वर में है, और वेस्ट में भोपाल में। ये आप याद रखेंगे। इनका जो आपका ध्येय वाक्य है, गुरु गुरुत्तमो धामा, गुरु गुरुत्तम या सबसे श्रेष्ठ धाम है। हायर स्टडीज के लिए ऑप्शंस ढूंढ रहे हो? ट्राई करो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का LPU नेस्ट एग्जाम। इस एग्जाम के थ्रू ना सिर्फ आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, बल्कि साथ ही साथ अपने फेवरेट कोर्स के ऊपर 60, 70 बल्कि 100% तक की स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। इस टेस्ट में कैसे रजिस्टर करना है, कैसे स्कॉलरशिप अवेल करनी है, इसको मैंने डिटेल डिस्कस किया है इस वीडियो में। तो लिंक पर क्लिक करो और इस वीडियो में सारी डिटेल्स चेक करो। गो फॉर इट। ऑर्गेनाइजेशन इनकी किससे बनी हुई है? मेनली इनके फुल टाइम मेंबर जो होते हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सेक्रेटरी होते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस इनका 4 वर्ष का रहता है, 4-4 साल के लिए बनाए जाते हैं। फिर इनके इसके अलावा कुछ और मेंबर्स भी होते हैं। कुछ इनके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स का मतलब क्या होता है? पदेन सदस्य। कहने का मतलब है, यहाँ पर पहला लिखा है ना, एजुकेशनल सेक्रेटरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी केंद्रीय सरकार में जो भी आपका एजुकेशनल सेक्रेटरी यानी कि शिक्षा सचिव होगा, वो ऑटोमेटिकली आपका एनसीटीई की काउंसिल का सदस्य हो जाएगा। ऐसे यूजीसी के चेयरमैन ऑटोमेटिकली इसके सदस्य हो जाते। एनसीईआरटी, न्योपा क्या है आपका? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। स्कूल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन अगर एपेक्स लेवल पे देखा जाए तो कौन आपका हैंडल करता है? तो न्यूपा हैंडल करता है, ठीक है। कई बुक्स में ये NIEPA है, क्योंकि पहले इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता था, लेकिन है अब ये न्यूपा, ठीक है। सीबीएसई के चेयरमैन होगा। इस तरीके से आपके कुछ नॉमिनेटेड सदस्य भी होते हैं, जिनका टर्म कितना होता है? 2 साल का होता है। तो ये आपका संगठन है। ऑब्जेक्टिव एनसीटी का मेनली किससे डील करेगी? ये
मेनली ये टीचर एजुकेशन से डील करेगी, उनके लिए नॉर्म सेट करेगी, स्टैंडर्ड्स बनाएगी, उनका रिकग्निशन किस बेसिस पे बीएड कॉलेजेस को मिलेगा, उनका करिकुलम किस तरीके से डिसाइड होगा टीचर एजुकेशन के लिए, ये सारी चीजें इसी को तय करनी होती है। तो इनके फंक्शंस आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो एनसीटी के जो फंक्शंस हैं आपके, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को और यूजीसी और यूनिवर्सिटीज को जो टीचर एजुकेशन से रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, यानी अलग अलग जो उसके पहलू हैं, उनके ऊपर अपनी राय देना, नॉर्म्स डिसाइड करना कि कोई भी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो बीएड कॉलेजेस है, डीएड कॉलेजेस हैं, उनके लिए नियम क्या होंगे, उनके मानदंड क्या होंगे, स्टैंडर्ड्स क्या रखे जाएंगे, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये डिसाइड करते हैं जो आपके टीचर एजुकेशन, यानी जो बीएड में भी आपको, बीएड कॉलेजेस में जो आपको टीचर्स पढ़ाते हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए वो ये तय करता है, उनकी पे स्केल्स क्या होनी चाहिए ये भी तय करता है, करिकुलम डिसाइड करता है कि टीचर एजुकेशन में जो आपका करिकुलम बीएड में होता है वो आपका क्या रहेगा, वो डिसाइड करना भी एनसीटीई का काम है। इसके अलावा रिफ्रेशर कोर्सेज बनाते हैं समय समय पर ये इन सर्विस टीचिंग के लिए, ठीक है। जो आपका सेवारत शिक्षक होते हैं उनके लिए भी, उनके प्रोफेशनल इनहेंसमेंट के लिए उनके लिए इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं, तो उनका भी ये क्या करता है, प्रिपरेशन करता है। हर लेवल के टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यहाँ पर बनाए जाते हैं। टू स्पेसिफाई मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशंस, कैंडिडेट्स, कौन से कैंडिडेट्स जो है बीएड कॉलेज में एडमिशन लेंगे उनके लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करना भी एनसीटीई का काम है। बीएड कॉलेजेस में क्या इनकी फी रहने वाली है, कैसे क्या इन्हें चार्ज किया जाएगा, स्कॉलरशिप्स कैसे दी जाएगी, ये सब ये तय करते हैं। कोई नया टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कोई नया बीएड कॉलेज खुल रहा है तो उसके लिए उसको कैसे मान्यता देनी है वो भी ये तय करेगा। इसके अलावा जो पहले से बने हुए टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हें समय समय पर उनको क्या करना पड़ता है, सर्वे करना पड़ता है कि वहां पर कामकाज किस तरीके से चल रहा है। इसके अलावा टीचर एजुकेशन से रिलेटेड सभी एस्पेक्ट्स के ऊपर सर्वे करना, और अगर सर्वे के जो रिजल्ट्स हैं वो उन्हें पब्लिश करना चाहते हैं तो पब्लिश भी करते हैं, ठीक है। देन एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन अमंग टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री, जो आपकी कंट्री में जितने भी टीचिंग एजुकेशन कॉलेजेस है, जहां कई जगह पे देखिए नई नई टेक्निक्स यूज हो रही होती है, तो सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करना ताकि सभी एक दूसरे से लाभ उठा पाए, ये भी काम एनसीटीई का है। रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देना टीचर एजुकेशन के क्षेत्र में। इसके अलावा टीचर एजुकेशन का कमर्शलाइजेशन रोकना, ठीक है, जो यहाँ पर व्यवसायीकरण हो गया है टीचर एजुकेशन का, उसको रोकना जो है इसका काम है। फिर टू एस्टैब्लिश इंटरनेशनल रिलेशंस इन द फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन। इंटरनेशनल रिलेशंस यानी कि अब देखो हो सकता है किसी और देश में बहुत अच्छा काम हो रहा हो शिक्षक शिक्षा पर, तो वहां के कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ अच्छी टेक्निक्स वगैरह हम भी अपना सकते हैं, तो उनके जो आदान प्रदान है, उनका जो ट्रांसफर है इन टेक्निक्स का, वो करने के लिए जो अदर कंट्रीज में एजुकेशन चल रही है टीचर एजुकेशन को लेकर, उसको समझना भी जरूरी होता है। तो मेजर स्कीम्स जो है इनकी आपकी क्या क्या चल रही है। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम अब आ चुका है, आप जानते ही हैं। 12th के बाद अब सीधे क्या कर सकते हैं, ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाली डिग्री ले सकते हैं, उसे हम इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कहते हैं। दूसरा आपका क्या है, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं टीचर के लिए, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग। अब नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स जो है वो कई सारे हैं आपके। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ, एक टीचर जब कार्य कर रहा है, टीचिंग एक प्रोफेशन है, तो उस प्रोफेशन में भी यहाँ पर क्या क्या चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हर प्रोफेशन के अपने एथिक्स होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, तो यहाँ पर टीचर का वर्क क्या है, ठीक है। फिर जो क्रिएटिंग वर्क एंड सर्विस कंडीशन, उसके लिए सेवा शर्तें, सर्विस कंडीशंस कैसी होनी चाहिए। इसके अलावा टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स नए नए क्या लाए जाएं। इसके अलावा आएगा इनेबलिंग सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ टीचर्स, जो टीचर्स प्रोफेशनली क्वालिफाइड है उनका रजिस्ट्रेशन करना और उन्हें सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करना। लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए, उनके करियर डेवलपमेंट के लिए उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह बनाना। इस्टेब्लिशिंग यूनिफॉर्मिटी ऑफ टीचर क्वालिफिकेशन एंड इनेबलिंग मोबिलिटी। देखो पूरे कंट्री में आपको क्या करना पड़ेगा, टीचर एजुकेशन के लिए जो भी नॉर्म्स है वो एक जैसे सेट करने पड़ेंगे, तभी अगर नॉर्थ का कोई टीचर है, अगर आप उसे शिफ्ट करना चाहते हो कहीं ईस्ट वेस्ट साउथ के किसी कॉलेज में, तो आप कैसे शिफ्ट कर पाओगे, उसकी क्वालिफिकेशन तो सेम होनी चाहिए ना। तो इसीलिए सेम स्टैंडर्ड्स जो है ऑल ओवर द कंट्री यहाँ पे बनाए जाते हैं। फिर टीचर की क्वालिटी को इवेल्युएट करना, सपोर्टिंग टीचर मोटिवेशन, टीचर को मोटिवेट भी करना, और टीचर की अकाउंटेबिलिटी और ड्यूटीज को जो है वो आपका सुनिश्चित करना कि टीचर जिम्मेदार है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी जो है वो ले, मतलब जो भी काम वो कर रहे हैं, क्योंकि वो बच्चों की लाइफ पर डायरेक्टली इंपैक्ट डालते हैं, तो अपनी ड्यूटीज के प्रति उनका फेथफुल होना जरूरी है, प्लस अकाउंटेबल होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स में आप एक चीज चेक करेंगे कि यहाँ पर 3 डोमेन्स पर जो है नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स पे इन्हें चेक किया जाता है। तो वो 3 डोमेन्स क्या है, पहला है कोर वैल्यूज एंड एथिक्स, ठीक है, मूल्य।
मूल्य और जो इनके एथिक्स एंड सिद्धांत होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर। नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस, जो टीचर है उसे ज्ञान कितना है, उसको एक्सपीरियंस कितना है। और तीसरा रहेगा प्रोफेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रोफेशनल मतलब कितना वो आगे तक पहुंचे हैं और कितना उन्होंने नई नई चीजों को सीखा है। ये जो बीच बीच में इन सर्विस ट्रेनिंग्स कराई जाती है, क्यों कराई जाती है? क्योंकि नई नई टेक्निक जो भी आई है उनकी जानकारी होना भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रोफेशनल ग्रोथ कितना हो रहा है, डेवलपमेंट कितना हो रहा है, ये तीसरा डोमेन हो गया। इसके बेसिस पर आपके 3 लेवल ऑफ टीचर्स बताए गए। पहला है आपका प्रोफिशिएंट टीचर, जिसे हिंदी में कहेंगे प्रवीण शिक्षक। दूसरा है आपका एडवांस टीचर, जिसे हम कहते हैं उन्नत शिक्षक। और तीसरा है आपका एक्सपर्ट टीचर, जिसे हम कहते हैं कुशल शिक्षक। ठीक है, ये 3 लेवल्स हैं आपके टीचर्स के। और एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि ये जितने भी आपकी हम ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं, इनके जो चेयरमैन होते हैं वो समय समय पर चेंज हो रहे होते हैं। कि आपका पेपर जब भी होता है, आप हमेशा आपकी प्रैक्टिस में आप ले आइए कि जब भी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के जो चेयरमैन है वो हमेशा आप करंट के पढ़ के जाएंगे। क्योंकि ऐसा है ना, वीडियो आज अपलोड हुई है तो आज अपलोड हुई तो हो सकता है आज इस समय कोई और है चेयरमैन। आप क्या करेंगे, हमेशा प्रैक्टिस में ले आइए कि इस तरह के करंट टॉपिक्स जब भी आप तैयार करते हो तो आपको जो न्यू उसके अध्यक्ष हैं वो आपको हमेशा पता होने चाहिए। चलिए अब हम करेंगे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, NCERT। तो NCERT देखिए अब आपका ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। कब सेटअप हुई थी? 1961 में। पहले इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, कब हुई थी सेटअप? 1961 में हुई थी। बेसिकली इसका काम था सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को असिस्ट और एडवाइस करना। किस पर? स्कूल एजुकेशन पर। किससे डील करती है ये? स्कूल एजुकेशन से डील करती है। NCTE किससे डील करती थी? टीचर एजुकेशन से। NCERT किससे डील करता है? स्कूल एजुकेशन से। UGC किससे डील करेगा? हायर एजुकेशन से। अगर एग्जैक्ट डेट याद करनी है, 27 जुलाई 1961 पे आपका एस्टैब्लिश हुआ था, लेकिन ऑफिशियली इसने वर्किंग स्टार्ट करी थी 1 सितंबर 1961। तो 1961 ही याद रहोगे, उसी से काम बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका NCERT। उस समय के 7 अलग अलग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को आपका एक साथ मर्ज करके बनाया गया था। उस समय के कौन कौन से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे? CIE आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक रिसर्च, इस तरीके से आप कहेंगे। अब मेरे से मुझे नहीं लगता अलग से आपसे पूछेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उस समय के कुछ 7 आपके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे जिनको मर्ज करने के बाद आपका NCERT बनाया गया था। अगर हम इसके संगठन की बात करें तो यहाँ पर एक तो होती है आपकी जनरल बॉडी, ठीक है, सामान्य निकाय होता है, जिसके जो यूनियन मिनिस्टर होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के यूनियन मिनिस्टर, वो इसके प्रेसिडेंट होते हैं, एक्स ऑफिशियल प्रेसिडेंट होते हैं, यानी ऑटोमेटिकली वो इसके क्या हो जाएंगे? वो इसके पदेन अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर इंपॉर्टेंट मेंबर्स कौन कौन होते हैं? जो आपके स्टेट्स और यूटीज हैं, जो भी आपके राज्य हैं और जो यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री। इसके अलावा UGC के चेयरपर्सन, बहुत सारे आपके इवन अलग अलग रीजन से, नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन या ईस्ट वेस्ट रीजन, हर रीजन से आपकी कुछ सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज के VCs, जो आपके कुलपति होते हैं, वो भी इसके मेंबर होते हैं। CBSE के चेयरमैन इसके मेंबर होते हैं। जो केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS है, उसके कमिश्नर भी इसके मेंबर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ जो है केंद्रीय जो आपकी सरकार है वो कुछ नॉमिनेट भी करती है। फिर आपकी एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है। चेयरमैन इज द यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर और वाइस चेयरमैन कौन होते हैं? स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ द यूनियन। ठीक है, कार्यकारी समिति के बाद आपका होता है काउंसिल। काउंसिल में हाईएस्ट ऑफिसर जो होता है वो कौन होता है? डायरेक्टर। और इन्हें 5 साल के लिए क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ है? श्री अरबिंदो मार्ग, न्यू दिल्ली। डायरेक्टर कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी, और यही है, अभी भी यही है। ठीक है, दिनेश प्रसाद सकलानी ही है। प्रेसिडेंट भी अभी कौन है इसके? जो आपके जनरल काउंसिल के प्रेसिडेंट होते हैं, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ध्येय वाक्य इसका क्या है? विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। विद्या अमृते अमृतम श्नुते, तो ये आपका विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है, इसका अर्थ है। फिर मोटो ये लिया कहां से गया है? मोटो लिया गया ईशा उपनिषद से, जिसका मतलब होता है लाइफ इटर्नल थ्रू लर्निंग। अगर हम डिजाइन की बात करें, ये लोगो आप सभी लोगों ने अपनी NCERT की किताबों पे देखा होगा। तो ये जो लोगो है आपका कहां से लिया गया? ये अशोक के काल का 3rd सेंचुरी BC का आपका रायचूर डिस्ट्रिक्ट से लिया हुआ एक रेलिक है, वहां का क्या है? एक अवशेष है। और इस अवशेष में आप देखोगे ये जो 3 स्वान है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 3 एक दूसरे के साथ इंटैंगल्ड, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए से, ये क्या है? उलझे हुए से स्वान से। ये आपका दर्शाते हैं NCERT के 3 काम, जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन यानी विस्तार। ठीक है, ये 3 काम इसके दर्शाए जा रहे हैं।
मेजर कंस्टिट्यूएंट्स क्या है ये आपको याद होने चाहिए, ये ध्यान में रखना, क्वेश्चन इस पे डायरेक्ट भी आ सकता है। तो आपके एनसीईआरटी जो कि डिफरेंट रीजन्स में लोकेटेड है, इसके मेजर कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं ये। पहला है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एनआईई न्यू दिल्ली, दूसरा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली सीआईईटी, तीसरा है पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन भोपाल, फिर आपके आरआईई हैं, आरआईई रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। अब ये कहाँ है, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूरू, और नॉर्थ ईस्ट रीजन का एक अलग है जिसे हम नीरी नाम से जानते हैं। वैसे तो है आरआई, इसको नॉर्थ ईस्ट आरआई है, नॉर्थ ईस्ट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जो कि कहाँ है, शिलोंग में। ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अगर कोई पूछ ले, अलग से पूछ ले कि कितने आरआईज हैं, तो आप कहोगे 5 है। कितने हैं? 5, ये 5 है, ठीक है। वैसे आपका कितने यूनिट से मिलकर बना हुआ है एनसीईआरटी? आपका टोटल 8 यूनिट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। फंक्शंस आपको पता ही है वैसे एनसीईआरटी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। मेनली स्कूल एजुकेशन में कैसे जो है आगे रिसर्च करनी है, आगे उसमें किस तरीके से एजुकेशन में इंप्रूवमेंट लाना है, वो ये चेक करते हैं। टेक्स्ट बुक्स पब्लिश करते हैं, जो भी मॉडल टेक्स्ट बुक्स होती है वो एनसीईआरटी द्वारा लाई जाती हैं। सप्लीमेंट्री मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है, जो एडिशनल मटेरियल होता है। न्यूज लेटर, जर्नल्स वगैरह बनाते हैं, रिलेटेड लिटरेचर भी निकालते हैं। इसके अलावा प्री सर्विस और इन सर्विस ट्रेनिंग्स जो है टीचर्स की ये करवाते हैं। इसके अलावा डेवलप एंड डिसेमिनेट इनोवेटिव एजुकेशनल टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस, नई नई तकनीकें जो है आपकी ये लाई जाती हैं एनसीईआरटी के द्वारा। कोलैबोरेट टीचर, हम यहाँ पर स्कूल एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन के क्षेत्र में कोलैबोरेट एंड नेटवर्क विद स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटीज, एनजीओज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सभी, क्योंकि आप जानते हैं एनसीईआरटी की किताबें आप देखोगे पूरे देश में लगाई जाती है, तो सभी के साथ एक समन्वय स्थापित करना, एक कोऑर्डिनेशन करना, वो इसका काम है, ठीक है। क्लियरिंग हाउस की तरह काम करता है स्कूल एजुकेशन में। अगर नए आइडियाज या इंफॉर्मेशन अगर देनी है तो यहाँ से आपकी प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपका ये मॉनिटर करेगा आपके कहाँ से, एनआईई रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, अच्छा इसमें बीएड भी होता है, हाँ, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन वगैरह जो है आपके यहाँ पर आपके बीएड प्रोग्राम्स वगैरह, इंटीग्रेटेड वगैरह, ये सब भी चलाए जाते हैं, ठीक है। इनको मॉनिटर करना भी एनसीईआरटी का काम है। इसके अलावा ये टैलेंट सर्च एग्जाम्स भी लेकर आता है, ठीक है। एनटीएससी का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। एनटीएससी, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन जो होता है आपका, इस तरह के एग्जाम्स भी समय समय पे कंडक्ट कराता है, ताकि जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन और डेटा कलेक्ट करना स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड, और साथ ही साथ कंस्ट्रक्ट करना करिकुलम फॉर स्कूल टीचर एजुकेशन ऑफ ऑल लेवल्स। वैसे करिकुलम मेनली आपका एनसीटीई से रिलेटेड आएगा, ठीक है, यहाँ के लिए नहीं है, स्कूल टीचर के लिए, यानी कि आप बेसिकली जो स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हैं उनको किस तरीके से पढ़ाना है, उनके लिए फ्रेमवर्क वगैरह भी कभी कभी तैयार करके देते हैं, ठीक है। एनसीएफ भी बनाता है आपका, जो एनसीएफ है वो कौन बनाता है, वो एनसीईआरटी बनाता है। और एनसीएफटीई, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, कौन बनाता है, एनसीटीई बनाता है, ठीक है। तो इसमें तो आपको ज्यादा नहीं करना है। एक चीज आप एनसीईआरटी के बारे में और ध्यान रखेंगे, एरिक नाम से, इसका क्वेश्चन भी है, वैसे क्वेश्चन के टाइम पे मैं आपको बता दूंगी। एरिक क्या होता है आपका, एजुकेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन कमिटी। ये भी क्या है आपका, एनसीईआरटी की एक स्टैंडिंग कमिटी है, जो बेसिकली किससे रिलेटेड है, जो जितने भी एजुकेशन में रिलेटेड रिसर्च वगैरह कंडक्ट की जाती है ना, तो एरिक ही उन्हें फंड प्रोवाइड करती है, उनको जो है उनके पास चेक रखती है, और जितना भी मतलब यहाँ पर रेगुलेट करना है रिसर्च से रिलेटेड उसको देखती है, और रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस भी ये समय समय पर क्या करती है, होस्ट करती है। और सीधे चलेंगे अब यूजीसी पर, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये हमारा तीसरा टॉपिक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका जो एनसीटीई था वो आपका टीचर एजुकेशन से डील करता था, एनसीईआरटी स्कूल एजुकेशन से, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आपका हायर एजुकेशन से डील करेगा। हायर एजुकेशन मतलब कॉलेज वगैरह में जो होती है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, रिसर्च, पीएचडी वगैरह, उस सबसे कौन डील करता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे ये बना कब था, तो बना तो था ये 1945 में, ठीक है। 1945 में सर्जेंट कमीशन जो था आपका आया था, उसने अपनी रिपोर्ट दी थी, उसके साथ कैब ने भी अपनी एक रिपोर्ट दी थी, और उसके थ्रू ही आपका यूनिवर्सिटी यूजीसी बना था। लेकिन तब ये क्या था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी थी। क्या थी ये, विश्वविद्यालय अनुदान
अनुदान समिति थी, सब समिति के फॉर्म में ये बना था। और तब इसका काम था सिर्फ जो 3 यूनिवर्सिटीज हैं, अलीगढ़, दिल्ली, बनारस, इनकी जो वर्किंग है, फंक्शनिंग है, उसको चेक करना। लेकिन 1947 के बाद सारी ही यूनिवर्सिटीज को इसके अंडर कर दिया गया था। 1948 में हमने किसके बारे में पढ़ा था? हमने यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन यानी राधाकृष्णन कमीशन के विषय में पढ़ा था। राधाकृष्णन कमीशन भी किससे डील कर रहा था? हायर एजुकेशन से डील कर रहा था। और उसने कहा कि ये जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी है ना, इसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में ट्रांसफॉर्म कर दो। 1953 में जो यूजीसी था आपका, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बना दिया गया। और किसके द्वारा बनाया गया? मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो हमारे फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे, इनके द्वारा यूजीसी जो है इनॉग्रेट किया गया था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 53 में। नवंबर 1956 में यूजीसी को क्या बना दिया गया था? इसे फॉर्मली स्टैब्लिश किया गया और इस एक्ट के तहत इसे एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया था। अगेन स्टैट्यूटरी आ गया, यहाँ पर तो सही लिखा हुआ है, स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया था, एक वैधानिक निकाय के रूप में इसको स्थापित कर दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे 53 में बना है, 56 में क्या बना है? इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला है। ठीक है, अब देखेंगे 6 सेंटर्स इसके कहाँ है? पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी और बेंगलोर। रीजन वाइज ये बटा हुआ है। हेड ऑफिस आपका है न्यू दिल्ली में। सबसे पहले इसके चेयरमैन थे डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, ये इसके सबसे पहले चेयरमैन थे। और अब जो है इसके चेयरमैन वो है आपके विनीत जोशी। ठीक है, ये नहीं है, ये अब रिटायर हो गए थे 25 में 2025 में। तो अब जो आपके करंट जो आपके इसके चेयरमैन है वो है विनीत जोशी। 11 अप्रैल 2025 से विनीत जोशी इसके चेयरमैन है। ठीक है, एम्स क्या है? फंड्स प्रोवाइड करना मेनली यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को, और साथ में सभी की जो हायर एजुकेशन की फंक्शनिंग है, उन सभी फंक्शनिंग में कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, ये सब इसका यूजीसी का काम होता है। तो यहाँ पर देखो, यूनिवर्सिटी एजुकेशन को कोऑर्डिनेट करना, मिनिमम स्टैंडर्ड जो है वो तय करना। आपको पता ही होगा यूजीसी ही सारे जो नियम कायदे हैं कॉलेज एजुकेशन वगैरह में जो भी लगते हैं वो सब तैयार करती है। क्वालिफिकेशन क्या रखनी चाहिए, जो एग्जाम्स वगैरह है वो भी ये कंडक्ट करवाती है। तो यहाँ पर देखेंगे डिटरमाइनिंग मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स फॉर टीचिंग एग्जामिनेशन रिसर्च इन यूनिवर्सिटीज, ग्रांट प्रोवाइड करना, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को मेजर्स बताना कि कैसे वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन यानी हायर एजुकेशन में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। इसके अलावा मॉनिटरिंग करना कॉलेज और यूनिवर्सिटी में फंक्शनिंग कैसे चल रही है। इसी के अंतर्गत एक नैक नाम की एक संस्था आती है, नैक, ठीक है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन सेंटर। ये क्या करती है? ये सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस का सर्वे करती है और उनको क्या प्रोवाइड करती है? उनको ग्रेडिंग प्रोवाइड करती है। नैक की ग्रेडिंग होती है और उन ग्रेडिंग के बेसिस पर जो है हम डिसाइड करते हैं कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज खराब है। ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कौन सी यूनिवर्सिटी खराब है। तो ये सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर यूजीसी, नेट एंड सीएसआई, इसके अलावा एग्जाम्स भी कंडक्ट करवाती है और साथ ही साथ फेलोशिप और स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती है। आपको पता होगा जेआरएफ, एसआरएफ आप लोगों ने सुन रखा होगा। पहले होता है ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद होता है पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी जो लोग करते हैं, अगर वो नेट या सीएसआई नेट वगैरह का एग्जाम्स निकाल लें तो उनको एक फेलोशिप मिलती है, कुछ पैसा मिलता है अपनी रिसर्च को आगे कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, तो यूजीसी के आपके ये फंक्शंस रहेंगे। मैं इस नैक वगैरह आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक स्ट्राइड नाम की एक स्कीम होती है, स्ट्राइड क्या है आपका? स्कीम फॉर ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी। ठीक है, बेसिकली इंडिया को डेवलप करने के लिए रिसर्च और इनोवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जो यूजीसी है स्ट्राइड नाम की स्कीम चलाती है, जिससे कि जो इंपॉर्टेंट ऐसे इनोवेटिव और रिसर्च वाली टेक्निक्स हो रही है उसके लिए उसे फंड प्रोवाइड किया जा सके। क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वॉज कंस्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमीशन, कोठारी कमीशन, मुदालिया कमीशन, सर्जेंट कमीशन। ए राधाकृष्णन कमीशन की रिकमेंडेशन पर। नेक्स्ट है, यूजीसी वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 26 जनवरी 1948, 5 अगस्त 1956, 28 दिसंबर 1953 या 5 सितंबर 1964। 28 दिसंबर 1953 न्यू दिल्ली। एनसीटीई को वैधानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया था? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 93, 95, 73, 61। ए 95 में बना था लेकिन एक्ट पहले का ही था, वो 93 का एक्ट था। Which of the following is not a function of NCTE? To give recognition to teacher education institutes, to conduct practice teaching, to decide curriculum of teacher education at all levels,
टू इंस्पेक्ट टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखो पहला तो है टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को रिकॉग्निशन देता है, करिकुलम डिसाइड करता है और ये सर्वे भी तो करता है, इंस्पेक्शन तो करता ही है एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का कि वो उसे फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, ठीक है, ये भी करता है। प्रैक्टिस टीचिंग कंडक्ट नहीं करवाता, प्रैक्टिस टीचिंग एनसीटीई कंडक्ट नहीं करवाता है, ठीक है। प्रैक्टिस टीचिंग बीएड कॉलेजेस वगैरह में होती है, इसके अलावा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कुछ कुछ एनसीईआरटी भी कंडक्ट करवाता है, लेकिन एनसीटीई नहीं करवाता। फंक्शंस ऑफ एनसीईआरटी इंक्लूड prepare and publish model textbooks, organize pre-service and in-service training of teachers, monitor the administration of NIE and regional colleges of education, all of the above। ये सारे ही फंक्शंस है आपके एनसीईआरटी के, ठीक है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, दोनों में हमने जो बात करी है, एनसीटीई डायरेक्ट प्रैक्टिस टीचिंग नहीं करवा रहा है, ठीक है, एनसीईआरटी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाता है टीचर एजुकेशन। कई बार ऐसा होता है ना, एनसीटीई क्योंकि टीचर एजुकेशन से डील करता है तो जो स्टूडेंट्स है वो गलत मार्क कर देते हैं, तो इसको ध्यान रखना। एनसीईआरटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1951, 61, 71, 81। बी 1961। Which of the following is a function of UGC? Promoting and coordinating university education, disbursing grants to the universities and colleges, provides fellowships and scholarships, all of the above। डी कह रहे हैं, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, सॉरी काउंसिल मैंने सेंटर बोल दिया था, काउंसिल है हाँ, was established in 1994 by UGC, AICT, NCERT या DEC। UGC का क्या है, ये एक यूनिट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूजीसी? टू रेगुलेट क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन, टू मेंटेन डिसिप्लिन इन कैंपसेस ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन, टू फंड रिसर्च प्रोजेक्ट्स ऑफ फैकल्टी या टू सजेस्ट मॉडल करिकुलम टू द यूनिवर्सिटीज। बी करेक्ट है। डिसिप्लिन मेंटेन करना कैंपसेस में ये यूजीसी का काम नहीं है, बाकी सब है। हायर एजुकेशन में क्वालिटी लेकर आना, प्रोजेक्ट्स को फंड करना, साथ ही साथ मॉडल करिकुलम डिसाइड करना यूनिवर्सिटीज के लिए, ये सारे फंक्शंस हैं। नेक्स्ट है आपका स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी वाज इनिशिएटेड बाय CSIR, DST, ICSSR, UGC। ये स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी, स्ट्राइड, इससे याद रखो। Which of the following is not a level of national professional standards for teacher? उन्नत शिक्षक, प्रवीण शिक्षक, कुशल शिक्षक, उत्तम शिक्षक। उत्तम शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द ऑल इंडिया स्कूल एजुकेशन सर्वे इज कंडक्टेड बाय NCTE, NCERT, UGC, MHRD। अब थोड़ा सा भी ना देखो, कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ कुछ में थोड़ा सा वो भी लगाना हुआ लॉजिक। अब हमने ऐसा इसको पढ़ा नहीं है स्पेसिफिकली, लेकिन जब हम स्कूल एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो कौन सी बॉडी जो है इससे रिलेटेड होगी आपको पता होना चाहिए। तो एनसीईआरटी है यहाँ पर, ठीक है। एनसीईआरटी हो नहीं सकती टीचर एजुकेशन से, यूजीसी हायर एजुकेशन से, एमएचआरडी तो मिनिस्ट्री है, उसका मतलब क्या है जो स्कूल्स का सर्वे करने का, तो एनसीईआरटी होगा, ठीक है। ये एग्जाम में भी आपको ध्यान में रखना है कि आपने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रिलेटेबल पढ़ा हुआ है, तो आप उससे लॉजिक लगाकर भी क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे, in which year NCTE was declared a statutory body? 1993, 73, 76, 95। कौन से ईयर में डिक्लेयर किया गया था? इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था कौन से एक्ट से था, तो 93 का एक्ट था, लेकिन ईयर था 1995। Which of the following is not a function of NCTE? Regulation of teacher education institutes, laying down norms for teacher education, accreditation of higher education institutes, granting recognition to teacher education programs। accreditation करना किसका काम है? NAC का काम है, जो कि आपका UGC के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये NCTE का नहीं है। The regional institute of education is not present in अजमेर, भुवनेश्वर, मैसूर, दिल्ली। 16 का डी, दिल्ली में नहीं है, बाकी सब जगह है। और ये याद रखना, ये RIE पे तो ना पूछ ही सकते हैं, NCERT में से इंपॉर्टेंट चीज है ये। ERIC, which sponsors research projects in education, is a unit of NCERT, NCTE, UGC, all of the above। NCERT का यूनिट है ये। पंडित सुंदर लाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इज सिचुएटेड इन दिल्ली, शिलोंग, भोपाल, कैलकाटा। भोपाल में। गुरु गुरुत्तमो धामा इज द मोटो ऑफ
एनसीटीई, एनसीईआरटी, यूजीसी, एसएसए, ए आ रहा है सही। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स ऑफ रीजनल कमिटीज ऑफ एनसीटीई इज नॉट करेक्टली मैच्ड। एनसीटीई की जो रीजनल कमिटीज हैं, करेक्टली मैच कौन सी नहीं है? नॉर्थ जयपुर, साउथ चेन्नई, ईस्ट भुवनेश्वर, वेस्ट भोपाल। चेन्नई नहीं है, ये बैंगलोर है। इसमें मैंने जो आपके करंट वाले थे ये भी लिख दिए कौन कौन है, ठीक है। एनसीटीई के प्रोफेसर पंकज अरोड़ा करंट चेयरपर्सन है। इसके तो दिनेश प्रसाद सकलानी ही है, मैंने आपको बता ही दिया था। विनीत जोशी यूजीसी के, ठीक है, ये भी मैंने लिख दिए हैं इसमें। आज की क्लास में यही एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एवरीवन।